एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल। कोरोना काल में प्लाज्मा थेरेपी धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रही है। बेड और ऑक्सीजन के बाद जो दो चीजें सबसे ज्यादा डिमांड में रहीं वो था रेमडेसिविर इंजेक्शन और प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा के लिए लोग परेशान दिखे तो वहीं प्लाज्मा की खूब कालाबाजारी की बात भी सामने आई। इसके लिए लोगों को मोटी रकम भी खर्च करनी पड़ी। लेकिन अब एक और बात सामने आ रही है, वो ये कि प्लाज्मा थेरेपी का कोई फायदा ऐसा खास हो नहीं रहा, बल्कि इससे कोरोना वायरस को और मजबूती का खतरा भी है। इस पर हमारे एक्सपर्ट से हम बातचीत करें उससे पहले प्लाज्मा थेरेपी क्या है और इससे क्या फायदा और क्या नुकसान की रिपोर्ट अब तक सामने आई है, जानिए। कितनी कारगर है प्लाज्मा थेरेपी? प्लाज्मा थेरेपी से फायदा या नुकसान? क्या कोरोना वायरस को मजबूत कर रही है प्लाज्मा थेरेपी? क्या प्लाज्मा थेरेपी पर लगना चाहिए बैन? प्लाज्मा कहीं समाधान की बजाय मुसीबत ही न बन जाए। आगे बढ़ने से पहले समझ लीजिए कि आखिर प्लाज्मा होता क्या है। इंसान के शरीर में दौड़ता रक्त उसे जिंदगी देता है। इसी रक्त में रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और पीला तरल भाग मौजूद होता है। इसी पीले तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। हमारे रक्त का 55% हिस्सा प्लाज्मा का ही होता है। लेकिन लाल और श्वेत रक्त कण हटाने के बाद प्लाज्मा में कई चीजें रह जाती हैं। प्लाज्मा में 92% पानी होता है। इसके साथ ही प्रोटीन, ग्लूकोज मिनरल, हार्मोन्स और कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं। इसी में होती है बीमारी के खिलाफ लड़ने वाली एंटीबॉडी, यानी बीमारियों से लड़ने का फॉर्मूला। देश में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज के कई दावे सामने आए, जिसके बाद दूसरी लहर में कई अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी पर बहुत जोर दिया गया। काइसेलेंट प्लाज्मा थेरेपी में कोरोना से लड़ चुके मरीज के बदन से रक्त निकाला जाता है। इस रक्त से प्लाज्मा को अलग किया जाता है। इस प्लाज्मा को संक्रमित व्यक्ति के बदन में दाखिल कराया जाता है। दावा है कि प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडी गंभीर मरीजों के लिए मददगार होते हैं। सिर्फ कोरोना से लड़ चुके मरीज सीमित समय तक प्लाज्मा दे सकते हैं। दूसरी लहर में कई अस्पतालों ने धड़ल्ले से प्लाज्मा थेरेपी इस्तेमाल की, जिसकी वजह से मरीजों के परिजन प्लाज्मा के लिए मारे मारे फिरते रहे। हालांकि आईसीएमआर ने प्लाज्मा थेरेपी को बहुत कारगर नहीं माना। प्लाज्मा का फायदा भी सिर्फ लक्षण देखने के पहले हफ्ते में माना गया। लेकिन दुनिया भर की रिसर्च कह रही है प्लाज्मा थेरेपी कारगर नहीं है। पिछले दिनों भारत के 18 शीर्ष वैज्ञानिकों ने प्लाज्मा थेरेपी पर सवाल उठाए। इन वैज्ञानिकों ने आईसीएमआर प्लेसिड ट्रायल, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के रिकवरी ट्रायल और अर्जेंटीना के प्लाज्मा एयर ट्रायल का हवाला देते हुए प्लाज्मा थेरेपी पर सवाल उठाए हैं। प्लाज्मा थेरेपी से फायदा न होने का दावा किया जा रहा है। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसका आयुर्विज्ञान भारतीय आयुर्विज्ञान गवेषणा केंद्र कहा जाता है, इसका एक ट्रायल का नतीजे पता चला वो आईसीएमआर से हुए हैं, इंडिया से हुए हैं, और वो ट्रायल का नाम है प्लेसिड ट्रायल। उसी में ये देखा गया कि कन्वालेसेंट प्लाज्मा इसका खास मतलब कारगर नहीं रहे। और ये जो ट्रायल का रिजल्ट्स हैं, ये इंटरनेशनल जर्नल जो हैं, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, उसी में वो लोग पब्लिश किए हैं। और उसी से पता चला कि पहले जो उम्मीद था कन्वालेसेंट प्लाज्मा का ऊपर, वो मतलब साबित नहीं हो चुका। फायदा ना होना एक बात, लेकिन एक्सपर्ट दूसरी चिंता भी जता रहे हैं। खुद प्लाज्मा थेरेपी के बाद कई साइड इफेक्ट भी हैं। प्लाज्मा थेरेपी से कई बार एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। मरीज को ब्रोंकोस्पैम, लंग इंजरी भी हो सकती है। प्लाज्मा डोनर के इन्फेक्शन मरीज के बदन में जा सकते हैं। मरीज का इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है, जिससे दोबारा कोरोना हो सकता है। एक बाहर का जो चीज है प्लाज्मा, वो शरीर का अंदर हम देने का कोशिश कर रहा है। मान लीजिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वो भी मैच तरीका से हम दिए जाते हैं तो थोड़ा बहुत बुखार और सीरियस एडवर्स इवेंट्स भी हो सकता है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन किस तरीका का क्वालिटी है वो प्लाज्मा का। और सबसे जो नुकसान पहुंचा हानिकारक, क्योंकि देखिए कोई अपना जमीन जिरात वो बिक के पैसा इकट्ठा करते हैं कन्वालेसेंट प्लाज्मा खरीदने के लिए। ये सबसे बड़ा नुकसान है कि जो फायदेमंद नहीं है उसके लिए कोई पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। कई शोधों में ये चिंता जताई जा रही है
कि प्लाज्मा थेरेपी का धड़ल्ले से इस्तेमाल कोरोना वायरस को और खतरनाक तो नहीं बना रहा। एक शोध में सामने आया कि हल्की एंटीबॉडी वाले मरीज से लिए गए प्लाज्मा से वायरस मजबूत हो सकता है। एक दूसरे शोध में सामने आया कि प्लाज्मा थेरेपी में वक्त बीतने के बाद कोरोना वायरस म्यूटेट होकर और खतरनाक हो जाता है। ये कोई केमिस्ट की शॉप पर मिलने वाली गोली नहीं है जो कोई भी आम इंसान खरीद सकता है। इसके लिए डॉक्टर सलाह देते हैं और अस्पताल महंगी मशीनों से प्लाज्मा निकालते हैं। आईसीएमआर प्लाज्मा थेरेपी की कामयाबी पर हमेशा संदेह जताता रहा है। तो सवाल है कि सरकार प्लाज्मा थेरेपी को नियंत्रित क्यों नहीं कर पा रही है? आखिर क्यों प्लाज्मा धड़ल्ले से मांगा जा रहा है और क्यों चढ़ाने दिया जा रहा है? इस बारे में कल ही आईसीएमआर की नेशनल टास्क फोर्स की बैठक होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में प्लाज्मा की गलत इस्तेमाल को रोकने को लेकर फैसला लिया जा सकता है। देखिए, हमारी एक रिपोर्ट, पूरी की पूरी रिपोर्ट एक बहुत सीधा सवाल उठाती है कि प्लाज्मा थेरेपी फिर सही है कि गलत है। ये साफ साफ ईमानदारों को बता दिया जाए, कम से कम वो इधर उधर भटके ना इसके लिए। आज हम इस मुद्दे पर स्पेशलिस्ट से बात करेंगे। डॉक्टर संजय राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्लाज्मा से जुड़े हुए अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। डॉक्टर संजय, मैं आपके पास आऊँ, लेकिन उससे पहले किन बिंदुओं पर हमारी चर्चा होगी वो जान लीजिए। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या प्लाज्मा थेरेपी वाकई कारगर है? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, प्लाज्मा थेरेपी से म्यूटेशन की आशंका है क्या? तीसरा बड़ा सवाल, प्लाज्मा थेरेपी को क्या नीति पर फिर से विचार किया जाना चाहिए? चलिए, डॉक्टर संजय राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं कम्युनिटी मेडिसिन एम्स से। डॉक्टर संजय, 1 साल हो गया, 1 साल पहले भी इस तरह की रिसर्च आई थी प्लाज्मा को लेकर कि थेरेपी इतनी कारगर नहीं है, लेकिन अगर किसी के ईमानदार को कह दिया जाए कि आपके मरीज के लिए प्लाज्मा चाहिए, डॉक्टर कह दे, तो वो तो यहाँ वहाँ भटकेगा ना। कोई एक बात स्पष्ट क्यों नहीं की जाती 1 साल से कि प्लाज्मा थेरेपी ठीक है कि नहीं है? देखिए, कोविड एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे हम संभावनाओं पे ही ज़्यादातर चलते हैं, एविडेंसेस पे उतनी विश्वास नहीं करते। शुरू में एविडेंसेस नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे एविडेंसेस जब जनरेट हो गए तो हमें हमेशा एविडेंसेस पे विश्वास करना चाहिए। समहाउ जो है वह छूट गया। शुरू से ही हम सिर्फ संभावनाओं पे, क्योंकि बिल्कुल ही नया वायरस था, इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं था, सार्स कोरोना वायरस 2 जो है, तो उस समय एक संभावना थी कि ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब प्लाज्मा थेरेपी पे क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, इस कंट्री में क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, कई इंस्टीट्यूशंस ने भाग लिया, दुनिया के कई देशों में क्लिनिकल ट्रायल हुए और उनका रिजल्ट आ गया। क्लिनिकल ट्रायल ही जो होता है बेस्ट गाइडेंस देता है कि रियली यह दवा या यह ट्रीटमेंट इफेक्टिव है कि नहीं। फाइनली आ गया कि प्लाज्मा थेरेपी से कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं होने वाला है। इवन कुछ ने तो ये भी कहा कि वो नुकसान कर सकता है, बेनिफिट की तो छोड़िए, कि जान बचाने की जगह पे नुकसान भी कर सकता है। तो कुछ ट्रायल्स के रिजल्ट ये थे, बट फिर भी प्लाज्मा थेरेपी शुरू में जब शुरू किया गया था तो इस एजम्पशन के साथ शुरू किया गया था। उस समय एविडेंस नहीं थे कि प्लाज्मा में एंटीबॉडीज हैं और जब हम एंटीबॉडीज देंगे तो हो सकता है उस वायरस से लड़ने में सक्षम हो और उसको किल कर दे और हम जल्दी स्वस्थ हो जाए। इस एजम्पशन पे दिया गया और उस पे प्लाज्मा बैंक भी खोल दिया गया, सब कुछ खोला गया, ठीक है। उस समय तक एविडेंसेस नहीं थे, तब तक तो ये माना जाता है। उसके बाद जब एविडेंसेस जनरेट हो गए तो एज ए साइंटिस्ट हम लोगों को हमेशा एविडेंस की बात करनी चाहिए। हम कहते हैं कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन हम वो नहीं कर पाते हैं। प्लाज्मा थेरेपी हो, चाहे नेचुरल इन्फेक्शन के बाद वैक्सीन देने की बात हो, कुछ भी हो, वहाँ पे हम अटकलों का ज्यादा अभी भी महत्व देते हैं। जो शुरू में कर रहे थे 1 साल पहले, वो आज भी बात करते हैं और हम इसको छोड़ देते हैं। और इसी कारण से जो है प्लाज्मा थेरेपी अभी भी जो है प्रिस्क्राइब भी हम उसी तरीके से करते हैं। जैसे वही एक लक्ष्मण बूटी है, रामबाण है कि लगाते ही जो है मरीज ठीक हो जाएगा, और मरीज बेचारा जो है उसके अटेंडेंट हर जगह परेशान रहते हैं कि प्लाज्मा नहीं मिला। रोज हम लोग भी 5-10 का, अब आज की डेट में भी हम रिसीव करते हैं कि सर कहीं से हमें प्लाज्मा दिला दीजिए, बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है प्लाज्मा, और नहीं मिल पाता है। डॉक्टर संजय, आप पिछले 1 साल से इस वायरस को समझ रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आपके पास जितने भी पेशेंट्स आए, आपने जितना भी इस वायरस को समझा, जितनी स्टडीज पढ़ी, उसमें आपके हिसाब से प्लाज्मा थेरेपी कारगर है कि नहीं है? आप इसे थम्स अप देंगे या थम्स डाउन देंगे? नहीं, प्लाज्मा थेरेपी देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि एविडेंस बेस्ड हमें बातें करनी चाहिए, और जो एविडेंसेज है वह सपोर्ट नहीं करती प्लाज्मा थेरेपी को।
ठीक कि है। कहीं से भी कारगर है किसी भी इसमें। ये बात या आपने तो कह दी डॉक्टर संजय। तो अब मुझे बात बताइए कि पिछले 1 महीने से ट्विटर पे आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए, अपने आसपास आप देख लीजिए, आप खुद कह रहे हैं रोज 50 फोन आ जाते हैं, B+ प्लाज्मा, O+ प्लाज्मा, कहीं से जुगाड़ कर दीजिए, कहीं से मिल जाए, इसकी कालाबाजारी शुरू हो गई, लोगों ने लाखों कमा लिए प्लाज्मा के नाम पर। तो फिर जब ये बात एविडेंस की तरह प्रूफ हो चुकी है तो डॉक्टर्स क्यों डिमांड कर रहे हैं मरीजों के लिए, और क्यों नहीं कोई एक कानून या कोई एक गाइडलाइन जारी कर दी जाए कि प्लाज्मा थेरेपी कारगर नहीं है, इसका आगे इस्तेमाल ना हो? इसके लिए शायद पूरा सिस्टम ही जिम्मेवार है, क्योंकि बहुत से लोग अपने आप को अपडेट नहीं रखते हैं। डॉक्टर्स भी लगातार बिजी हैं, वह दिन रात रियली अगर आप देखें तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वह बिजी है, शायद उनको सोशल और स्टेक जो इंटरेक्ट उतना नहीं हो पाते हैं मीडिया से, सोशल जो भी प्लेटफॉर्म्स है, तो उतनी जानकारी जो है एक बार उन्होंने शुरू कर दिया और उसको चला रहे हैं। वह सरकार की जिम्मेवारी है कि इस टाइप के जो है, जैसे गाइडलाइंस हम जब भी बनाते रहते हैं, अपने रिवाइज करते रहते हैं बेस्ड ऑन एविडेंस, वह जो है सारी इंफॉर्मेशन जो है सबको दें, और अगर कुछ चीजों को बैन करना है तो इवन बैन कर दें। अगर वह मान लीजिए फायदा न करे, वो एक बार चलता है, बट अगर कहीं नुकसान कर रहा हो किसी भी कंडीशन में, उसको स्पेसिफाई करते हुए कि इस कंडीशन में नुकसान भी कर सकता है, हमें जो है एक प्रॉपर गाइडलाइन जो है, ठीक है, अभी जो है गवर्नमेंट ने ICMR में उसको नोटिफाई किया है, और शायद लोगों में इससे थोड़ी सी चेंजेस आएंगे, जहां तक मुझे लगता है। संजय जी, बात तो ये है ना कि किसी मरीज के रिश्तेदारों को अगर कह दिया कि आपके मरीज को प्लाज्मा थेरेपी चाहिए, तो फिर उनके पास कोई विकल्प ही नहीं होता, फिर वो भटकेंगे ही भटकेंगे। एक और बात आपने कही कि फायदा हो ना हो, नुकसान ना हो, कहीं ये ज्यादा बड़ा खतरा है। क्या म्यूटेशन का खतरा है प्लाज्मा थेरेपी के बाद कि वायरस और मजबूत हो जाता है? जैसे ऐसा कोई हमारे पास बहुत एविडेंस नहीं है, बट संभावना व्यक्त की जा सकती है कि अगर उसमें जो है म्यूटेशन होने का खतरा थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, बट इसका कोई एविडेंस नहीं है कि प्लाज्मा थेरेपी के बाद ऐसा हुआ है। तो अब बिना एविडेंस का जो है, शायद मैंने जैसे शुरू में कहा, काफी कुछ 1 साल में हमने एविडेंस जनरेट कर लिया है, और उसी को शायद लेके चलें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ अभी भी ये नहीं है कि हमने सारा कुछ इस वायरस के बारे में सब कुछ जानते हैं, फिर भी देखा जाए तो बहुत कुछ आज की डेट में जानते हैं। शायद इतने पब्लिकेशन, इतने रिसर्च जो है किसी डिजीज के लिए 1 साल के अंदर नहीं हुआ, जितने पब्लिकेशन हुए सारे जर्नल ने, हाई इम्पैक्ट जर्नल ने अपने अपने स्पेशल इश्यूज निकाले हैं, सारे जितने साइंटिफिक जर्नल हैं भरे पड़े हैं सिर्फ कोविड के आर्टिकल से। तो शायद एक तो ये कहें कि बम्बार्डमेंट है, इसका भी इंफॉर्मेशन का भी कुछ ज्यादा ही है। लोग और कुछ तो कंफ्यूजिंग इतने रहते हैं, उसके कारण से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट लोगों के लिए नहीं, साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए जो है साइंटिफिक इस पर बात करनी चाहिए। तो संभावना हो सकती है, बट वी डोंट हैव सफिशिएंट एविडेंस। बिल्कुल सही बात कही आपने संजय जी, और साइंसदान तो जाहिर तौर पर डेटास पर ही भरोसा करते हैं और करना ही भी चाहिए, और हम भी साइंसदानों पर यानी कि वैज्ञानिकों पर भरोसा करते हैं। अब एक और बात कही जा रही है कि प्लाज्मा से, जो प्लाज्मा डोनर है जिसे प्लाज्मा दे रहा है, उसकी बीमारियां, उसके इन्फेक्शन भी ट्रांसफर हो सकते हैं, ऐसी कोई संभावना? देखिए बिल्कुल, ब्लड बॉर्न हमें जो है ये है, थोड़ी सी प्लाज्मा से सारे ब्लड बॉर्न ट्रांसमिट नहीं होते, बट संभावना बिल्कुल हो सकती है। डायरेक्ट नहीं देते हैं, उसकी स्क्रीनिंग करने के बाद ही देते हैं, फिर भी रिमोट संभावना है कि हो सकती है। लेकिन जब भी हम प्लाज्मा या ब्लड का कोई भी यूनिट अगर ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसफ्यूज करते हैं किसी को, तो उसकी पूरी स्क्रीनिंग की जाती है, जो भी ब्लड बॉर्न वायरसेस हैं या डिजीज हैं उनके लिए, तो वह की जा रही होगी। तो इतनी ज्यादा नहीं लगती कि उससे डिजीज ट्रांसमिट होंगी। तो संजय जी, कुल मिलाकर जो लबोलुबाब आपकी बात का निकालें वो ये कि आपके हिसाब से प्लाज्मा थेरेपी जान बचाने के स्तर की थेरेपी नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी को प्लाज्मा थेरेपी नहीं मिली इसलिए उसकी जान चली गई। बिल्कुल, आप खुद ही अपने आसपास देख लीजिए, अपने लोगों से देख लीजिए, तो बहुत से लोगों को प्लाज्मा लगा, उसके बाद भी नहीं बच पाए, और बहुत से लोगों को नहीं लगा फिर भी बच गए। तो इसलिए जो है, और ये एविडेंस जनरेट हो चुके हैं कि प्लाज्मा थेरेपी से जो है कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं मिल रहा है, और इसीलिए आज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी गाइडलाइंस की बात की है वो इसीलिए की है क्योंकि नहीं था, एविडेंसेस नहीं थे, बट फिर भी लोग इसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं इस संभावना के साथ कि हो सकता है काम कर जाए।
बट हमें एविडेंसेस को थोड़ा महत्व देना चाहिए। संजय जी, जिस दौर में हम जी रहे हैं इसमें हम हो सकता है वाले सोच से तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। हम जो दौर पिछले 2 महीने से देख रहे हैं, खासतौर पर पिछले 1 साल से देख रहे हैं, ऐसा क्यों है कि चाहे सरकारी अस्पताल हो या फिर प्राइवेट अस्पताल हो, डॉक्टर इसकी डिमांड कर ही रहे हैं। आप संजय जी न सिर्फ 1 साल से पढ़ रहे हैं, दुनिया का हर डॉक्टर कोरोना को लेकर रिसर्चेस पढ़ रहा है, तमाम तरह के डेटास पढ़ रहा है, फिर भी जब उस डॉक्टर को पता है कि ये थेरेपी इतनी कारगर होगी, क्या वो इस उम्मीद में इस थेरेपी को आगे प्रिस्क्राइब कर देता है कि शायद जान बच जाए? मतलब कि डॉक्टर भी क्या तुक्के पे ही काम कर रहे हैं? कुछ लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बल पे, कि उन्होंने, देखिए होता क्या है कि जब किसी की बीमारी की बहुत ही कारगर दवा नहीं होती है, कोई कारगर ट्रीटमेंट नहीं है, बहुत ही इफेक्टिव है, आज की डेट तक कोई भी ऐसा एंटीवायरल नहीं है जो इस पे बहुत ही इफेक्टिव हो, जो सार्स कोरोना वायरस 2 को किल कर दे। आज भी ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। वायरस को जो है हम खुद ही जो है शरीर किल करता है, कोई भी ड्रग जो है उसको किल नहीं करता। किस संभावनाओं पे कि अच्छा ये ड्रग काम कर जाए, रेमडेसिविर काम कर रहा है, लोगों ने 10 को दिया, 10 ठीक हो गए, कोई फेविफ्लू दे के ठीक कर लेता है, कोई इसको, वो जो है इसको समझना पड़ेगा। मेजॉरिटी में ये क्या है, डिजीज सेल्फ लिमिटिंग है, 80 to 90% में माइल्ड है। आप उनमें अगर रेमडेसिविर चला दे या कोई भी दवा चला दे या प्लाज्मा चला दे, वो ऐसे ही उनकी रिकवरी होनी थी, लेकिन एक परसेप्शन हो जाता है कि शायद इसकी वजह से ठीक हो गए। घर वालों को भी लगता है कि अच्छा देखिए हॉस्पिटल में चल गया, तो जस्ट वैसे भी डॉक्टर का भी एक परसेप्शन हो जा रहा है, वो एविडेंस से ज्यादा अपने परसेप्शन पे बात कर रहे हैं कि ठीक है एविडेंस कुछ भी जनरेट नहीं हुआ है, बट मैंने इतने लोगों को ट्रीट कर लिया, इसलिए उसको जो है सेम को प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। वही मैंने कहा कि इसलिए जो है लोगों को जो है जिस तरीके से प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो परसेप्शन पे कर रहे हैं, कोई साइंटिफिक एविडेंस पे नहीं कर रहे हैं। और इसलिए जो है अगर किसी को लगता है कि किसी खास कंडीशन में जरूरत है, उसका एविडेंस उनके पास है, तो डेफिनेटली वो शेयर करके ये ट्रीटिंग फिजिशियन का प्रोगेटिव होना चाहिए, बट वो उसका रेशनल एक होना चाहिए। वो उसके अधिकार क्षेत्र में कोई भी किसी मरीज को ट्रीट करता है तो उसके अधिकार क्षेत्र में कि वो क्या प्रिस्क्राइब कर रहा है, बट उसका रेशनल होना चाहिए। इरेशनल चीजें जो है जिसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है उसको प्रिस्क्राइब करना कहीं से उचित नहीं लगता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर संजय राय, आप जुड़े हमारे साथ और बहुत अच्छी बात आपने कही कि वायरस का इलाज साइंस के एविडेंस से होगा, डेटा से होगा। और 1 साल का डेटा ये बताता है कि प्लाज्मा थेरेपी इतनी कारगर नहीं है कि वो कोरोना के मरीज को मरने से बचा ले। हाँ, कुछ केसेस में प्लाज्मा थेरेपी कारगर हो सकती है, लेकिन अगर आप इस गलतफहमी में हैं कि आपका कोई मरीज अगर बहुत सीरियस है या आपके आसपास कोई प्लाज्मा थेरेपी के लिए दर भटक रहा है, प्लाज्मा थेरेपी उसे बचा लेगी, तो इतनी ताकत प्लाज्मा थेरेपी में नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इस बात को साफ हुए 1 साल हो गया है, उसके बावजूद भी क्या कोई महत्वपूर्ण गाइडलाइन प्लाज्मा थेरेपी को लेकर नहीं आनी चाहिए कि कम से कम एक आम आदमी सड़क पर दर ना भटके और कालाबाजारी प्लाज्मा थेरेपी की ना हो पाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।